चलो आप अपने टॉपिक पे आते हैं। तापमान का वितरण ना हेडिंग कुछ और रहेगी। हाँ चलो हो गया। तापमान की अभी तो हमसे कह रहा था कि सर आप टेंशन इतना फ्री क्यों रहते हैं, हमको भी कुछ चीज बताइए। कहा रहा था कि आप इतना टेंशन फ्री क्यों रहते हैं, हमको टेंशन मत लो, टेंशन फ्री तुम भी रहोगे। तो कहा नहीं थोड़ा जिम करेंगे दौड़ेंगे तो हमने इससे टेंशन फ्री थोड़ी लो, इससे और टेंशन बढ़ेगा। सुबह टहलने से और टेंशन बढ़ेगा। दिमाग जब तक शांत नहीं है, चाहे आप दौड़ के आइए, सो के आइए, चाहे सो के लीजिए, अगर दिमाग में कुछ पूरा बात चल रहा है तो आप जब तक मतलब कुल मिला के मानसिक रूप से जब तक आप फ्री नहीं हैं, और मानसिक रूप से तभी फ्री रहेंगे जब आप दूसरे के लिए कोई जगह नहीं रखेंगे, दूसरे जैसा बनना नहीं चाहेंगे, आप जैसे हैं वैसे खुश रहिए। ठीक, अब आप अगर दूसरे जैसा बनना चाह रहे हैं तो पूरा का पूरा दिमाग वहीं जाएगा, फिर आप दूसरे जैसा आप बन नहीं पाएंगे। आप काले हैं तो पूरे नहीं हो पाएंगे, पूरे हैं तो काले नहीं हो पाएंगे। ठीक, बहुत करेंगे, बहुत दौड़ धूप पे थोड़ा वजन कम कर लेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए आप हमेशा टेंशन रहेंगे, टेंशन फ्री रहना है तो अपने आप के ऊपर फ्री रहिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि हमने आपको बताया था कि हमारे वायुमंडल में तापमान को प्रभावित करता है। कल तो हम लोगों ने देखा कि वायुमंडल में तापमान कैसे कैसे बढ़ता है, कम ज्यादा कैसे होता है। हाँ नहीं, पहले क्या था, जब शुरू में टेट हुआ था तो उस समय कहा था कि जो लोग पास आउट हो चुके हैं टेट से तो वो भरेंगे पहले, ठीक है। फिर क्या हुआ, बीच में उसने कहा कि जो अपेयरिंग है, अपेयरिंग मतलब फाइनल ईयर, मतलब जो जिनका एक साल पूरा हो गया है वो भर सकते हैं। बीच में अभी किया था कि वह सभी लोग फाइल भर सकते हैं, जो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, ये इससे पहले तक था। इस वाले में मैं विज्ञापन नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अपेयरिंग वाले ही कर पाएंगे, वो फर्स्ट और सेकंड वाले नहीं कर पाएंगे। विज्ञापन पढ़ लो तुम लोग ना। नहीं तो तुम पुराना वीडियो देख रही लग रहा है। फिलहाल मैं आज मैं विज्ञापन पढ़ा नहीं, क्योंकि उससे बहुत मतलब था नहीं। आज विज्ञापन देख के, इसके पहले ये था ठीक, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं है। इसमें ठीक है, हम कर बताएंगे, ठीक है। हम विज्ञापन हम खुद पढ़ बताते हैं, सुनाई बताते हैं, छोड़ो हम बता दें, कल आपको बताएंगे, कल ही शाम को वीडियो बताते हैं। कारण ये कि उसमें इस बार चेंज बहुत किया है। चेंज पहले तो आपका एकदम OTR होगा, ठीक, OTR मतलब स्टेशन होगा, उसमें फोटो लाइव फोटो जाएगी, ठीक हो तो जो प्रोसेस है भरना होगा तो भरा जाएगा। और फाइनेंशियल ठीक है, बताते हैं उसको। तो हम लोग उससे पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि वायुमंडल हमारा कैसे, वायुमंडल का जो तापमान है कैसे कम ज़्यादा होता है। एक तो सीधे सूर्यताप द्वारा होता है, जो जल वाष्प है, धूल कण है, 15% उनसे होता है। संवहन द्वारा, संघनन द्वारा, और जिसके कारण हमने 4-5 आपको बताया थे, भाप के द्वारा। और इन सब के अलावा तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, कल हम लोगों ने देखा कि तापमान में कैसे कैसे विचरण होता है, संचरण होता है, तापमान कम होता है, ज़्यादा होता है, दबाव सब कुछ होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। जैसे इसमें हम लोग सबसे नंबर 1 पढ़ेंगे अक्षांश।
दूसरा रहेगा समुद्र तल से दूरी। ठीक, अब अक्षांश देशांतर की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि इसको समझने की और लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन सी रेखा है? देशांतर है कि अक्षांश? अक्षांश, ठीक है। और ये कौन सी है? देशांतर। चलिए यहाँ देशांतर की बात नहीं करते हैं, अभी आपको ठीक है। ठीक है, अब हमने आपको बताया ये 0 डिग्री है, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। और अब हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हम ध्रुव, ये ध्रुव हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे उत्तर, ये उत्तर वाला भाग हो गया और ये दक्षिण का भाग, सेम 90 डिग्री तक यहाँ भी होता है और 90 डिग्री अक्षांश यहाँ भी होता है। बाकी बीच में ये 0, 23.5, 66, 90 उत्तर में होता है, यहाँ पे 23.5, 66, 90 दक्षिण में होता है। अब कल ही हमने बताया कि यहाँ का जो तापमान होता है वो सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? विषुवत रेखा पर यहाँ पर सबसे अधिक तापमान होता है। लंबवत होता है, ये बिल्कुल बीच में है। और सूर्य का जो प्रकाश यहाँ पर 12 महीने लंबवत होता है। और हमारे तिरछा क्यों? हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग लगभग आपको यहाँ के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश वाला है, हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक, तो अब जब हमारे यहाँ क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे अभी जो 4 महीने, अभी ये जो शुरू हुआ है मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये इस समय सूर्य का प्रकाश हमारे यहाँ लगभग पड़ता है, लगभग सीधा पड़ता है। वो भी कुछ टाइम मतलब कि जब हमारे यहाँ सूर्य निकलता है तो उसको सीधा होने में, सूर्य को सीधा होने में 4 घंटा लग जाता है। अभी जैसे गर्मी में हम लोग लगभग 5:30-6 बजे सूर्य हमको दिखाई पड़ता है, या 5 बजे मान लो। गर्मी में एक लालिमा दिखाई पड़ती है 5 बजे का आसपास, 5:30 बजे अगर हम देखते हैं तो सूर्य का थोड़ा सा सबको दिखाई पड़ता है। लेकिन सूर्य को निकलने में, ऊपर आने में 4 घंटे का समय लगता है। लगभग 10 बजे हमारा सूर्य लगभग ऐसे कंडीशन में आता है कि जब उसका प्रकाश हमको सीधा मतलब ज़्यादा पड़ता है। और यहाँ कंडीशन क्या होती है? 5 बजे सूर्य निकला, सीधा ही निकलता है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहीं पे निकलता ही है। तो जब हमारे यहाँ गोधूली, जिसको हम लोग कहते हैं, शाम का टाइम और सुबह के टाइम, तो उसके बाद फिर 3 बजे के बाद हमारा सूर्य क्या होने लगता है? फिर झुकने लगता है। जो लंबवत किरणें पड़ रही थी धीरे धीरे क्या होती है? तिरछी होती चली जाती है। तो हमारे यहाँ सूर्य का प्रकाश कितना मिला? 3 घंटा उधर और 2 इधर, 5 घंटा मिला। यहाँ पे कितना मिला? 12 घंटा मिला। 5 बजे से सीधा पड़ा और अस्त अगर 5 बजे पूर्व आए तब तक सीधा ही था। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ तापमान कम मिलेगा और यहाँ पे तापमान ज़्यादा मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर वर्ष भर मतलब 12 महीना सूर्य का प्रकाश बिल्कुल लंबवत और सीधा होता है, इसलिए यहाँ पे तापमान अधिक होता है। अब जैसे ही हम यहाँ से इधर बढ़ेंगे ध्रुवों की तरफ इधर, तो तापमान हमारा कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाएंगी। सूर्य की किरणें धीरे धीरे तिरछी होते होते एक समय ऐसा आएगा कि उत्तरायण और दक्षिणायन वाला मामला आ जाता है कि अगर हमारा सूर्य उत्तर में है, उत्तरायण है, तो दक्षिणी ध्रुव की क्या होगा? रात होगी 6 महीने की। और अगर हमारा सूर्य दक्षिणायन है, उत्तर में कंडीशन आती है। लेकिन उसके बाद कंडीशन में आप जो ध्रुव हो गया, अगर इस एरिया को हम उपध्रुवी कहते हैं, ठीक, तो यहाँ से फिर जो तापमान होता है, जैसे जैसे हम यहाँ ऊपर चलते जाएंगे हमारा जो तापमान है वो कम होता चला जाता है। और एक समय ऐसा है कि बिल्कुल तापमान ही नहीं रहता। कहाँ पे? ध्रुव।
ये क्लियर है। इसलिए अब अक्षांश तुरंत हम जानेंगे कि अगर जैसे हमें अगर किसी भी देश का भौगोलिक स्थिति पता करनी है कि वहाँ का मौसम कैसा होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि किस अक्षांश पर वह है, वह देश जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं किस अक्षांश पर है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप, किसी भी देश का। तो हम ये देखेंगे कि अगर वह देश यहाँ पर है कितने अक्षांश पर है, मान लीजिए 60 पर अक्षांश पर है, तो हम जान जाएंगे इसका मतलब कि यह ऐसी जगह पर है ना तो ज़्यादा गर्मी है ना तो ज़्यादा ठंडी है, लेकिन यहाँ की अपेक्षा ठंडी में है। तो कुल मिला के अक्षांश से यह पता लगता है, मतलब अक्षांश एक ऐसा कारक है जो तापमान को प्रभावित करता है। अगर कोई स्थान 0 डिग्री पे है तो तापमान अधिक होगा, तो 0 से जैसे हम उत्तर की तरफ ऊपर जाएंगे या दक्षिण की तरफ नीचे आएंगे तो तापमान में कमी होती चली जाएगी। दूसरा कारक क्या है, समुद्र तल से दूरी। जैसे मान लीजिए ये पूरा समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है पूरा, चारों तरफ समुद्र है। अब कोई देश यहाँ पर है और कोई देश यहाँ पर है, तो तापमान सबसे अधिक किसका कम होगा, क्या किसका तापमान ज्यादा होगा, ऊपर वाले को। कल हमने बताया कि जब देखिए वायुमंडल में वायु हमेशा चलती है, और वो अलग की बात है, कभी कभी हमें आपको महसूस होता है, कभी कभी नहीं होता है। कल आंधी आई थी ना, कल देखो हम इसलिए बात कर रहे थे, कोई अगर ऐसी आंधी आए, कोई हल्का फुल्का रहे तो उसको पेड़ पकड़ना पड़ता है। कल की आंधी अगर और अपने डबल गति की होती तो ऐसी कंडीशन आती है, ठीक, तुम लोग ठीक ठाक, तुम लोग पेड़ पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो हवा हमेशा चलती है, हमें जब तेज चलती है तो पता लगता है हवा चल रहा है, ठीक है, और तेज हवा नहीं चलती है तब भी वो थोड़ा थोड़ा चलती है, हमें वो महसूस भले लगे, लेकिन चूंकि तापमान ज़्यादा रहता है तो वो उस हवा का प्रभाव हमको ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन हवा चलती है हमेशा, क्योंकि हवा की विशेषता है कि हवा गतिमान है, निरंतर गतिमान है, मतलब कि चलती जरूर है, धीरे चल रही है, या हो सकता है धीरे अपने गति में चल रही हो, उससे अधिक तापमान अगर वायुमंडल में आ जाता है तो फिर हमें गर्मी लगने लगती है, हवा महसूस नहीं होता। इसीलिए हम लोग पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, करता क्या है, जो गर्मी समय पसीना होता है, इतना तेज पंखा चलता है, कूलर चलता है कि पसीना सोख लेता है, और जैसे पसीना सोख लेता है तो हमें लगता है कि नहीं इसका मतलब हवा चल रहा है। जब तक पसीना रहता है तब तक हवा का प्रभाव देखने में बहुत कम रहता है, ये साइंटिफिक कारण है। और जैसे ही आपके शरीर का पसीना या पानी सूख जाता है तब आपको कूलर या पंखा का हवा क्या लगता है, ठंडा लगने लगता है, तब हमें आपको लगता है कि हवा चल रही है। और ये कूलर और पंखा अगर ना हो तब भी हवा चल रही है, लेकिन हवा की अपेक्षा तापमान जब ज़्यादा हो जाता है तो हवा का प्रभाव और असर हमें पता नहीं लगता है, हमें क्या पता लगता है, गर्मी का पसीना पता लगता है, ठीक। फिर जब वह धीरे धीरे शांत होता है, पसीना सूखता है, गर्मी, तब हमें लगता है कि थोड़ी सी हवा चल रही है। तो ये एक कारण होता है। हवा हमेशा चल रही है, वह हवा जो जल के ऊपर से, समुद्र के ऊपर से, या कहीं कि नदी के ऊपर से गुजरती है तो हवा ठंडी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, ये हवा जब समुद्र के बगल से जाएगी तो यहाँ जब टकराएगी, यहाँ का तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा, यहाँ का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो तापमान को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारण हैं, एक अक्षांश और एक समुद्र तल से दूरी। लिख लीजिए थोड़ा सा, पहला हेडिंग अक्षांश। जैसा कि सूर्यताप के वितरण में समझाया गया है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर
सूर्यताप में कमी आती है, सूर्यताप में कमी आती है। इसलिए विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र का नहीं के विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है। तापमान अधिक रहता है और ध्रुवों पर तापमान सबसे कम रहता है। और दोनों के बचे हुए क्षेत्र में, दोनों के बचे हुए बीच वाले क्षेत्र, दोनों के बचे हुए बीच वाले क्षेत्र में तापमान बदलता रहता है। देखिए एकदम सिंपल सी बात इसमें आपने लिखी थी कि अक्षांश जो है तापमान को प्रभावित करता है। जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर तापमान अधिक होता है, ध्रुवों पर सबसे कम होता है। बाकी जो बीच वाला क्षेत्र दिखता है वो इसके और इसके बीच क्षेत्र में कम और ज्यादा होता है। कम मतलब यहाँ ज्यादा, कम, फिर धीरे धीरे करते यहाँ पर कम। बस सीधी बात समझ जाए। तापमान अक्षांश विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है और जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी होती चली जाती है और ध्रुवों पर तापमान सबसे कम होता है। दूसरा समुद्र तल से दूरी, एक मिनट, समुद्र तल है, समुद्र तट है, लिखने की बोलना लिखना। समुद्र तल से दूरी या ऊंचाई, दूरी या ऊंचाई, तल का मतलब क्या हो गया? ऊपर वाला क्षेत्र, और तल का मतलब नीचे का क्षेत्र। जो स्थान सागर तट पर या उसके आसपास स्थित है या उसके आसपास स्थित है क्या लिखें? इस क्षेत्रों में हवाएं ठंडी एवं भारी होती हैं, हवाएं ठंडी एवं भारी होती हैं। अतः वहां का तापमान भी कम होगा, अतः वहां का तापमान भी कम होगा। जैसे जैसे हम समुद्र तट से
जैसे जैसे हम समुद्र तट से ऊंचाई पर जाते हैं, वहां तापमान निरंतर कम होता चला जाता है। लेकिन एक सीमित ऊंचाई के बाद, एक सीमित ऊंचाई के बाद तापमान गिरने लगता है, तापमान गिरने लगता है। यही कारण है कि सागर तट एवं सागर तट पर कम तापमान, मैदानों में ज्यादा तापमान, और पहाड़ों पर सबसे कम तापमान होता है। सबसे कम तापमान होता है। इसीलिए गर्मियों की छुट्टी में लोग पहाड़ों पर एवं समुद्र तट के किनारे या समुद्र के किनारे घूमने टहलने जाते हैं। देखिए इसमें दो चीजें तो आपको समझ में, एक चीज नहीं आ गई है पहाड़ों में, तो सही आ गया। सागर के तट पर तापमान कम रहेगा और मैदानों में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन पहाड़ों में क्या रहेगा, सीधी सी बात है। अभी हमने लिखा है कि जैसे समुद्र तट से ऊंचाई पर हम जाते हैं तो तापमान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन एक सीमा के बाद वहां पे तापमान में गिरावट आने लगती है। लिखा है ना आपको, तो वो कौन सी सीमा है, वो कहाँ से निर्धारित होती है, पढ़ो भी आपको समझ नहीं पाएगा। मैंने क्या लिखा है, नीचे से तीसरी चौथी लाइन पढ़ो। ठीक हो गया। अब देखिए, अब रुक जाइए। एक तो दो कारण हो गया, एक तो अक्षांश वाला, दूसरे समुद्र तट से दूरी की बात आ गई। लेकिन अब अगर हम बात करें कि अगर समुद्र तट यहाँ पर है तो एक सीमा तक तो समुद्र तट की ऊंचाई में जाएगा, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो इतना तक बढ़ना है, जिसे समझो इसको समझ के पढ़ो, क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप हमारे जैसे किसी पढ़ाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। चलिए ये समुद्र है, ठीक है, और ये क्षेत्र ये है, ये वाला क्षेत्र मैदान है, और ये पहाड़ है। अब हम
जो तापमान होगा वहाँ पर क्या होगा, कम होगा। जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो इस हिसाब से ये पहाड़, इस हिसाब से यहाँ का तापमान क्या होना चाहिए, सबसे अधिक होना चाहिए। लेकिन हमने क्या लिखवाया आपको कि पहाड़ों का तापमान कम होता है। जब हम अभी हम जब पढ़ रहे थे वायुमंडल पर, जब पढ़े थे क्षोभमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, वायुमंडल पढ़ रहे थे ना, तो उसमें एक सीमा है कि इतने किलोमीटर तक ये है, इतने किलोमीटर तक ये है। इसमें तापमान बढ़ता है, उसमें कम होता है, इसमें कुछ दूरी पे जाके, तो उसकी एक अलग विशेषता है। तो ये जो भी तापमान इस सामान्य तरीके का है कि समुद्र तट से ऊंचाई पे तापमान कम होता है, लेकिन एक सीमा के बाद वहाँ पे तापमान क्या होता है, गिरने लगता है। जब गिरने लगता है, पहाड़ों का जो तापमान होता है क्या हो जाता है, कम। तापमान कैसा होता है, कम हो जाता है। इसलिए तो लोग गर्मियों में घूमने कहाँ जाते हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, ऊटी, जम्मू कश्मीर, सियाचिन जाते हैं ना, दार्जिलिंग, ये जो पहाड़ों पे बसे शहर है, वहाँ से बना जा रहा है। ये पहाड़ों पे जो बसे शहर है, गर्मियों में लोग यहाँ क्या जाते हैं घूमने, क्यों, क्योंकि वहाँ का तापमान उसमें कम रहता है। भयंकर तापमान रहेगा हमारे यहाँ कितना भी मई में 42, 45, 48। टिकट यहाँ से कटाओ, ट्रेन में बैठ जाओ, सीधा निकल जाओ कहाँ, कुल्लू मनाली। वहाँ तापमान कितना रहेगा, फोटो वोटो आप खिंचाएंगे बड़ी बड़ी जैकेट पहन के, टोपी लगा के, ठीक है, मुँह बात मतलब कहीं से हवा नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग अपने यहाँ दिसंबर जनवरी में रहते हैं, ये रहता है। तो क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि एक ऊंचाई के बाद जब हम जाएंगे तो भूगोल की एक सामान्य विशेषता है कि एक ऊंचाई पर जाने के बाद वहाँ का तापमान गिरना तय रहता है। तो अभी जैसे हमने आपको हिमालय की बात किया, कुल्लू मनाली की बात की, और दार्जिलिंग की बात की, ऊटी की बात की, ये सब पहाड़ों सबसे ऊपरी किनारे हैं, सबसे ऊपरी छोर पे है। तो वहाँ का तापमान सदैव कम ही रहता है। तो ये दो कारण हो गए कि वहाँ पर जाएंगे तो सीधा सीधा कि आपको गर्मी नहीं मिलेगी। तो गर्मी की छुट्टी लोग इसलिए मनाने के लिए वहाँ चले जाते हैं। और कुछ लोग जो पहाड़ों पर जाने में इसमें दिक्कत होती है, नहीं जा पाते हैं, तो किनारे कहीं समुद्र किनारे चले जाते हैं अपना। जैसे यहाँ भेड़ा घाट, इधर पेड़ा घाट, इधर आपका कुछ जो मान के पास जाकर दिन भर बैठेंगे गर्मी में। देखो गर्मी में जब हम तो नहीं बैठे हैं, देखो हम लावा को 2-3 काम नहीं किया हूँ जो लड़के बहुत तेज करते थे। लड़के जो सीजन के टाइम पे, तो पिछले 15 साल से गेस्ट हाउस हमारे गाँव में आ गया, शहर में बहुत पहले से था। तो बहुत सारे लड़के हैं, कुछ शाम तक पढ़ेंगे, उसके बाद बढ़िया नहाते भी बहुत कम है, मुँह धुलेंगे अच्छे से, तेल ज़्यादा लगाएंगे, जाके बिना न्योता वाला खाना। और गर्मी के टाइम पे कापी किताब लेके कंपनी गार्डन में पढ़ना। पहले लाइट शहर में 3 घंटा कटती थी, 10 बजे कट जाती थी, 1 बजे आती थी। तो कुछ तो कंपनी गार्डन में किताब कापी लेके बैठते थे मतलब पढ़ते थे, बैठते बात एक ही। कुछ लोग लेके हमारे पास आते थे, यहाँ गंगा गाँव में देखेंगे, किनारा देखेंगे, और लहरों की हवाएं आएंगी वो देखेंगे। तो जो जैसे सक्षम है भाई, उनके पास आपको घर पे 10 रुपया है तो लेटे हुआ चले जाते थे। जिसके पास 1000 है समुद्र किनारे चला जाएगा, जिसके पास 10,000 है पहाड़ों पर चला जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है पसीना पोसी घर में पड़ा रहता है। ठीक है, ये सही में बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ। आप अक्सर आप देखे होंगे कि जितने लोग घूमने टहलने या जाते हैं, तो उनका एक 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं पहले मंदिर सर्च करेंगे, पहले जहाँ का पूरा मंदिर सर्च कर डालेंगे, जैसे तुम्हारे प्लेस पर। और एक हमारे जैसे व्यक्ति हैं, पहली बात मैं कहीं जाता नहीं करती, अगर जाता हूँ तो मंदिर देखो, मैं सीधी बात है, बुराई की बात नहीं है, और किसी बुरा भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं अगर कहीं घूमने टहलने जाता हूँ, किसी मंदिर को सर्च मैं करता हूँ, और ना तो मैं जाता हूँ। और पहली बात तो 2-3 साल में आगे बात जाता हूँ, ये तो 2 छुट्टी, अगर 2 दिन छुट्टी लगातार हो गई, लेकिन गायब, कहाँ गायब, गिरते पड़ते अगले दिन काले जा गए। कभी कभी स्टेशन पे फैमिली छोड़ देगा तो वो ऑटो से घर जाओ, हम जाते कॉलेज। इतनी भाग दौड़ घूमना हमको अच्छा नहीं लगता। 10 दिन 15 दिन का समय टाइम मिले तो कुल मिला के सबका मानना ये है कि घूमने टहलने लोग वहीं भी जाते हैं। 2 ही तरीके के लोग होते हैं, एक जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो पूरा मंदिर सर्च करेंगे,
कहाँ कहाँ बढ़िया बढ़िया मंदिर वहाँ जाएंगे। ये वो व्यक्ति होते हैं पहाड़ों पर चलना है, कहाँ अच्छी अच्छी सीन दिखाई पड़ेगी, कहाँ तालाब रहेगा, कहाँ पहाड़ों पर सबसे ऊपर चले जाएंगे, पेड़ पर लटक के फोटो खिंचवाना, ये ठीक है। तो ये गर्मी में इसलिए होता है कि तापमान वहाँ पर कम रहता है। अगर ये भौगोलिक स्थिति नहीं होती तो सोचिए कि अगर हमारे यहाँ जितना अप्रैल मई जून में गर्मी पड़ती है यहाँ भी पड़नी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण है जो वहाँ के तापमान को प्रभावित करता है। कारण नंबर 1 अक्षांश, कारण नंबर 2 ये, और तीसरा कारण ये है कि एक समय सीमा के ऊपर जब एक ऊपरी सीमा का एक छोर होता है वहाँ के बाद तापमान ऑटोमेटिक गिरने ही लगता है, मतलब कम ही रहता है, चाहे वहाँ पर फिर और कोई ठंडा काम नहीं करता। मान लीजिए आप समुद्र तल से अगर आप चले गए 200 मीटर ऊपर, ठीक, तो 200 मीटर ऊपर गए तो ऊपर फिर और कोई ठंडा कारण नहीं आएगा, उनका कोई मतलब नहीं है। फिर क्या होगा कि 200 मीटर ऊपर जाने के बाद सामान्य तौर से तापमान अपने आप तापमान में कमी आने लगती है, हरासमेंट होने लगता है। उसका कई कारण है। एक तो हमने आपको पढ़ा कि वायुमंडल का अधिकतर जो क्षेत्र होता है समुद्र तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। तो यहाँ पर तो जहाँ वायुमंडल पूरा पाया जाता है बिल्कुल घनिष्ठ रूप से धूल, मिट्टी, कण, पेड़ पौधे, जलवास सारे कुछ बना हुआ है, तो यहाँ तापमान बढ़ेगा, कम होगा। लेकिन जब आप लोग ऊपर जाएंगे जहाँ पे इनकी संख्या है ही नहीं, तब तो वो मनमानी रहेंगे ना, जितना उनको मिला, नहीं मिला तो ठंडे हैं, मिल गया तो गर्म है। और जब वायुमंडल रहता है तो प्रभावित करता है, धूल, मिट्टी, कण, पेड़ पौधे ये ज़्यादा रहेंगे तो हमारे यहाँ का तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा। भाई पेड़ हम जब ज़्यादा लगाते हैं तो आप देखेंगे कि तापमान में कमी आती है, और पेड़ जब कम हो जाते हैं तापमान बढ़ जाता है। कारण क्या है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये अभी हमने आपको कहा कि सूर्य ताप में क्या करते हैं, सोखते हैं। 5%, 7%, 8% क्या करते हैं कि डालियाँ, टहनियाँ, पत्तियाँ, यहाँ तक कि जड़ें, मतलब पूरे के पूरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों को, सूर्य ताप जिसको कहते हैं, उनको क्या करते हैं, सोखते हैं। जब ये सोखते हैं तो हमारे तापमान हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा, नहीं तो ज़्यादा रहता। तो ये इस तरीके के रीजन होते हैं और इतने चीज़ों से हमारा वायुमंडल प्रभावित होता है। आगे इसको समझ में, अब इसमें टॉपिक है वायुमंडल की आर्द्रता। लेकिन हमसे कई बार कहे कहीं टहलने के लिए चलना है, ऐसे वैसे हमको, कारण ये है कि ये बहुत घूमने जाता है, बहुत मतलब बहुत। क्योंकि अगर अभी 2 दिन छुट्टी थी, कब अभी, हाँ सैटरडे संडे थी, पूछना सर आप कहाँ गए थे, जा रहा था नेपाल, तो पता नहीं बस नहीं मिली कि ट्रेन छूट गई, वापस आ गया। मतलब 2 दिन की छुट्टी में नेपाल, और रात भर सफ़र करके आए, सुबह हम तो अगर इतना सफ़र करके आए तो पहले 2 दिन में अगर आएंगे तो पहले 2 दिन पहले सोएंगे। फिलहाल ये सबका अपना अपना नेचर है। तो सब कुछ लोग घूमने टहलने में अपना ज़्यादा रखते हैं, और कभी तुम लोग जब घूमने जाना अगर तो ऐसे से जो मैं बढ़ा दिया हूँ, सर्च कर लेना कि जाना कहाँ है। देखो सर्च करके नहीं जाओगे तो वहाँ पर सब लूट लेंगे, मतलब आपको जो जानकारी रहेगी, जैसे आप अगर आपको कहीं जाना है तो आप वहाँ देखिए कि कहाँ हमें प्लान में घूमने कहाँ जाना है। तो पहले आप तो गूगल पे आप डालेंगे, सबको पता लग जाएगा कहाँ से कितनी दूरी पे क्या है। नहीं तो वहाँ ऑटो वाले क्या करेंगे, 10 रुपये की जगह आपसे 100 रुपये देंगे और आप खुशी दे देंगे। और जब आप सारा कुछ जानते रहेंगे तो वहाँ आसानी से, फिर देखो होता क्या है कि जब आप स्थान को सर्च कर देंगे तो वहाँ पे आपको टाइम पता लग जाएगा, 2 दिन हमको यहाँ लगेगा, 3 दिन यहाँ लगेगा, फिर क्या करना वापस हो जाना है। पता लगे वहाँ जाने के बाद 3 स्थान रहेगा, टिकट टाइम आ गया, तो रिटर्न पकड़ना है, तो अब दोबारा फिर जाना पड़ेगा, दोबारा जाने पड़ेगा, तो फिर डबल खर्चा, दोबारा वाला फिर जा नहीं पाता है।
दोबारा कोई जा नहीं पाता, एक बार जो पहुंच गया तो पहुंच गया। आइए वायुमंडल की आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है स्वाति? आर्द्रता का मतलब क्या? वे व्यवहारिक भाषा में, बहुत घर की भाषा में बताओ कि आर्द्रता का मतलब क्या होता है। तो खुल के बोलो, नमी। नमी की बात है। जैसे इस समय क्या है? आर्द्रता है, चिपचिपा पंखा लग रहा है, अभी पंखा ना चले तो हल्की हल्की गर्मी हमको लग रही है। तो जो हवा में एक तरीके से नमी होती है, या जिसको हम लोग चिपचिपा कह सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता मापा जाता है कि किसी वायु में कितनी आर्द्रता है। एक सापेक्षिक आर्द्रता होती है, एक निरपेक्ष होता है। ये दोनों क्या होता है? सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है बताओ यार? एक सापेक्ष, अब बताओ इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? अनुकूल। तो बताओ स्वामी। अच्छा हाँ समझ। रेखा छोटी है बड़ी? तो ये क्या है? ये निरपेक्ष। अब ये रेखा क्या है? आप ये कह सकते हैं इसके सापेक्ष रेखा छोटी है, इसके सापेक्ष रेखा बड़ी है, और अगर एक ही है तो निरपेक्ष है। यह जो शब्द है हमारे यहाँ जब गरीबी मापने की बात आई कि गरीबी कैसे मापा जाए, कि मतलब कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, तो इसके लिए ये वर्ग कैसे किया जाए? तो इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो होता है कि जहाँ पर वर्ग दो ही वर्ग होते हैं, जहाँ पर दो ही वर्ग होते हैं वहाँ पर सापेक्ष व्यवस्था चलती है, सापेक्ष तरीके से नापा जाता है। और जहाँ पर कई वर्ग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ उच्च वर्ग भी है, निम्न वर्ग भी है, अति निम्न भी है, अति उच्च भी है, मध्यम भी है, उच्च मध्यम है, निम्न मध्यम, मतलब बहुत सारे कैटेगरी लोग हैं। ठीक है, मतलब कैटेगरी मतलब आप अपने गाँव में देख लीजिए या किसी गाँव में देख लीजिए कि अगर आप सोचें कि 10 घर है, ऐसा करते हैं, या 50 घर है, अगर हम चाहें तो ऐसा करें कि इस 50 घर को 2 वर्ग में बांटते हैं, तो नहीं बांट पाएंगे। लेकिन अगर 5-6 वर्ग आपको बताएगा तो आप बांट लेंगे। एक वो वर्ग जिसके पास उज्ज्वला गैस है, साइकिल है, एक वर्ग। एक वो वर्ग जिसके पास डबल गैस है, मोटरसाइकिल है, 2 वर्ग ना। एक वर्ग जिसके पास पक्का मकान है, तीसरा वर्ग हो गया। चौथा वर्ग पक्का मकान में है, किचन लैट्रिन बाथरूम हाल सब बना है। ठीक, एक चौथा वर्ग 4 व्हीलर है, एक 5वां वर्ग 2-3 4 व्हीलर हो गया ना। लेकिन 2 वर्ग में आप नहीं बांट रहे पूरे गाँव में। हम चाहे हम अपने घर की गाँव की बात करें, चाहे आपकी बात करें, तो हम लोग उसको सिर्फ 2 वर्ग में बांट नहीं सकते, कोई ना कोई जरूर छूट जाएगा भाई। अब पता लगे एक आदमी हम एक वर्ग ले जाएंगे जिसके पास 2 4 व्हीलर है, और एक वर्ग में हम साइकिल, मोटरसाइकिल, उज्ज्वला गैस, भारत गैस सबको रखेंगे तो ठीक नहीं होगा ना, वो गुस्साएगा। मतलब हमारी औकात साइकिल वाले पर जाती है, मोटरसाइकिल वाला क्या करेगा? गुस्साएगा ना कि ये इनके पास तो साइकिल ही नहीं है, हमारे पास मोटरसाइकिल है, हम इनके वर्ग जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ कई वर्ग हैं। लेकिन आप विकसित देशों में देखेंगे, जैसे अमेरिका में या और जो यूरोप में अगर आप चले जाएंगे, जैसे आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, तो वहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ 2 वर्ग हैं, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग, बहुत कहीं होगा तो एक मध्यम वर्ग होगा। तो फिलहाल अब हम लोग ये देखते हैं कि गरीबी जो हम मापते हैं, जो मापने की इकाई के लिए जब ये पैमाना आया तो देखा गया कि पहले 2 वर्ग को देखा गया कि सापेक्ष इकाई, सापेक्ष गरीबी। एक वह व्यक्ति जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, एक वह व्यक्ति जो मूलभूत आवश्यकताओं मतलब जिसका पेट भर रहा है और संपन्न है,
रोटी कपड़ा मकान उसको पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है। एक वह वर्ग और एक दूसरा वह वर्ग जिसको मूलभूत आवश्यकताएं नहीं प्राप्त है, मतलब कि जो एकदम बिल्कुल ही खरीदे के मजदूर तबका को देती है, जिसके शरीर में कपड़े नहीं है, रहने को छत नहीं है और रोटी भी दोनों टाइम की नहीं मिलती है। तो इसे कहा जाता है सापेक्ष गरीबी। हमारे यहाँ दो वर्ग की कितनी गरीबी है? हमारे यहाँ गरीबी कितनी है नहीं पता है। अमेरी कितनी है? दो में से एक पता होगा तो आ जाएगा। तेंदुलकर समिति रिपोर्ट है 2016, ठीक है। तो अब बात आ रही कि ये सापेक्ष की बात करता है, मतलब कि ठीक है, यहाँ ज़्यादा उलझना नहीं है। सापेक्ष मतलब ये किसी के एवज में या किसी की तुलना में, और निर्देश मतलब कि बिल्कुल अकेले। भाई अगर हमें बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा, रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें किसी तुलना करने की जरूरत है भाई? मतलब वो तो आदमी बिल्कुल ही बेकार है ना। तो पता लगता है कि एक वह व्यक्ति जो बहुत अमीर है उससे आपकी तुलना होगी, जो बिल्कुल गरीब नहीं होगी, तो वो निर्देश में है। और सापेक्ष में जिनमें लगभग एक मिलता जुलता आंकड़ा होता है। जैसे इसी में अगर हम आपको बात करें, कोई एक व्यक्ति हो बिल्कुल पढ़ाई में जीरो हो, तो क्या हो जाएगा? और ये वो हो जो बिल्कुल पढ़ाई में टॉप कर हो, उससे उसकी कोई तुलना है। लेकिन आप चारों की तुलना हम करेंगे तो किसको करेंगे? सापेक्ष में करेंगे। क्यों? क्योंकि आप चारों में थोड़ा सा अंतर होगा, किसी में होगा अंतर, तो कोई ज़्यादा होगा, कोई थोड़ा सा कम होगा, कोई कम होगा तो कोई थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सापेक्ष। हम ये बोलेंगे कि नेहा की अपेक्षा शिवानी या नेहा के सापेक्ष शिवानी पढ़ने में थोड़ा कम है या ज़्यादा है, ये करेंगे। अब नेहा बिल्कुल जीरो में अगर होगी, कुछ नहीं आता होगा, और शिवानी को बहुत कुछ आता होगा, तो हम सापेक्ष करेंगे कि ये करेंगे? फिर हम नेहा को अकेले छोड़ देंगे। नेहा क्या हो जाएगी? नेहा को हम लोग ये बोलेंगे ये बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल पेट पढ़ने में कमजोर होगा, उनकी तुलना हम किसी से नहीं करेंगे। फिर नेहा किसमें आ जाएगी? क्लियर हुआ? ये होता है, ये गरीबी का पैमाना है। उसी तरीके से अभी हम देखेंगे आर्द्रता की बात करेंगे। कहीं पर आर्द्रता जहाँ पर बहुत कम होगी और बीच में कुछ ऐसी आर्द्रता होगी जहाँ पर कम ज़्यादा होगी। तो जो कम ज़्यादा की होगी उसको हम सापेक्ष में रखेंगे, और जहाँ पर बिल्कुल जीरो और जमीन और आसमान का अंतर होगा उसका हम किस पर रखेंगे? निर्देश। ये बात समझ आ गई ना? ये जो सापेक्ष और निर्देश की अवधारणा है या शब्दावली है, यह गरीबी मापने की इकाई का प्रयोग किया गया था 1985-84 के आसपास, ठीक है। कौन सी? सापेक्ष और निर्देश। ये जो सबसे तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट गरीबी की आई थी 2016-17 में आई थी, इसने ये बताया था कि हमारे देश में 68% लोग गरीब हैं, लगभग कुछ पॉइंट में है, और 31 पॉइंट कुछ जो है अमीर है। अमीर का मतलब अब इस गरीब मतलब ये नहीं कि एकदम गरीब, मतलब तुलनात्मक अंतर है। क्लियर हो गया? सापेक्ष कहाँ बात करते हैं और निर्देश। आइए देखते हैं क्या हेडलाइन है। हाँ, वायुमंडल की आर्द्रता। लेकिन वो देखो होता क्या है, एक पैमाना नहीं होता, कई पैमाने होते हैं। जैसे अब वो डिसाइड करते हैं, जैसे हमने उसमें होता क्या है कि सरकार चाहती है एक समिति बना देती है, और समिति को एक प्रोफार्मा दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर वह दे दे कि जैसे आप जैसे राशन कार्ड, पहले ये था कि राशन कार्ड उसी का बनेगा जो गरीब होगा। फिर एक राशन कार्ड आ गया पीला वाला, लाल होता है सारा, हाँ पीला, लाल नहीं येलो, गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल होता है, क्या होता है?
रेड नहीं होता, पीला होता है, ठीक है। तो एक होता है गरीबी, एक होता है गरीबी रेखा के नीचे। रुको मैं क्लियर करूँ, थोड़ा नाम करके जो है बताऊँगा आपको। पीला ये तो बता रहा हूँ, गरीबी रेखा बीपीएल कार्ड जिसको कहते हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। बीपीएल बिलो पॉवर्टी, हाँ पॉवर्टी लाइन गरीबी होती है। प्रॉपर्टी नहीं, पॉवर्टी, POV, ठीक है, लाइन, इसका मतलब होता है कि गरीबी, और बिलो मतलब नीचे, तो इनके लिए पीला कार्ड संख्या बनाई है। समझ लो, जो अभी तुम पूछे हुए संख्या मानक होता है, तो पहले दो ही था, एक गरीबी एक अमीरी, अब क्या एक तीसरा हो गया, गरीबी रेखा के नीचे से। तो पहले राशन कार्ड जब बनता था तो गरीबों के लिए था, तो गरीबों के लिए था, उसमें ये कर दिया गया कि गरीब कौन है, जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पास टीवी है, जिसके पास मोटरसाइकिल, वो गरीब नहीं है, वह गरीब नहीं है। जितना मैं नाम लिया होगा आपके घर गांव में कोई ऐसा घर होगा जो तीनों चीज नहीं होगा, दुकान तो कुछ होगा, ठीक है, तो इसका मतलब उन्हीं का राशन कार्ड बनेगा। तो फिर ये हुआ कि नहीं, एक तो एक ये मानक जो है, एक ऐसी सुविधा हो गई जो सबके पास है, तो फिर कह दिया गया कि एक डेडलाइन और हम लोग निर्धारित करते हैं, कार्ड बनाते हैं, कौन सा, बीपीएल। वो कार्ड कैसा होगा, पीला कार्ड होगा। यह उसके लिए होगा जिसके पास साइकिल है, मतलब कुछ भी नहीं है जिसके पास, जो बिल्कुल ना तो जमीन है ना तो कोई सुविधा नहीं, उसके लिए ये कार्ड बनेगा, उसके लिए अलग से सुविधा दी जाएगी। तो ये जो राशन कार्ड, जो राशन था, जो बीपीएल कार्ड बना था, तो उस समय मनरेगा की मजदूरी नहीं थी, तो ये था कि जो बिल्कुल अति गरीब रहते इसको ऊपर उठाने के लिए, या इसको जो है इसका पेट पालने के लिए, भाई गरीब है इसके पास खेत भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, अभी तो गरीब है, तो सरकार ने इसकी राशन में वृद्धि की थी कि अगर सामान्य कार्ड धारकों को 5 किलो गेहूँ मिलता था, तो इनको 7 किलो मिलता था, और उनको अगर महीने में 1 बार मिलता था, तो इनको महीने में 2 बार मिलता था। तो ये चीज़ें थी। तो अब जो बात आती है कि गरीबी में हम लोग किसको शामिल करते हैं, ये समय समय पर बदलता रहता है। जैसे अगर सन 90 में ये बात किया गया होगा कि ये देखो कौन कौन गरीब है, तो मानक क्या बनाएंगे, गरीब फैमिली हम लोग किसको रखेंगे, जिसके पास एक स्कूटर होगी वो बहुत बड़ा अमीर होगा। कब, सन 90 में। और आज जिसके पास 4 व्हीलर होगी वो भी गरीब है। अगर आज 90 में हम गरीबी अमीरी का आंकड़ा निकालते तो ये देखते कि अमीर कौन आएगा, जिसके पास एक मोटरसाइकिल है और एक पक्का मकान, वो बहुत अमीर माना जाता था। कब, सन 90 में, 35 साल पहले। लेकिन आज अगर इस कंडीशन की बात आती कि एक मोटरसाइकिल और एक पक्का मकान जिसके पास होगा वो क्या होगा, अमीर होगा, तो हमको लगता है कि 95% लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन है कितने, 32% लोग। तो इस समय के साथ बदलता रहता है। अभी फिलहाल में क्या चल रहा है कि गरीबों में जैसे पक्का मकान, हम लोग गरीब नहीं आएंगे, हम लोग मतलब आप लोग भी गरीबी नहीं होंगे, हम लोग अमीर हैं, हम लोग बहुत अमीर हैं, ठीक, हम लोग 68% में आएंगे। मोदी और सरकार के नज़र में हम लोग 68% में हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। आप लोग मायूस मत रहो सर, हम लोग गरीबी भी जी रहे हैं। तो बच्चे कितने वो होते हैं, क्या कहते हैं कि उनको कैसे पता है। ये छोटा वाला बेटा हमारा स्कूल में आया,
मम्मी सबने बोला, मम्मी हमारे बगल को वो पता नहीं कौन लिया या नाम बता कह रहा था कि तुम बहुत गरीब हो लग रहा है, तुमको सब्जी रोटी मिल जाती है। समझो मेरी बात, छोटा बच्चा जो भी LKG में है वो आगे कह रहा है, फिर बगल में लड़का कह रहा था कि तुम गरीब हो, तुम सब्जी रोटी को लेके आते हो। मतलब अगर बात तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप सोचो तो कितनी बड़ी बात है, मतलब कि रोज चेंज करके वो ले आता है। तो ये चीज़ें फिलहाल हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि माइनस कम तो हम लोग 68% में आएंगे, इसमें आएंगे 32%, हम लोग अमीर वाले आएंगे। गरीब तो जैसे कुल मिलाकर तुमने पूछा कि सर किसको रखते हैं, तो ये समय के साथ बदलता जाता है। जैसे अभी जनगणना होने वाली है, तो जनगणना में पहले जो जनगणना हुई होगी उसमें कुछ अलग प्रभाव रहा होगा, अब जो जनगणना हो रही है उसमें कुछ अलग प्रभाव रहा होगा। तो ये समय के साथ बदलता जाएगा और ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको हम अमीर में रखेंगे और किसको हम गरीब में रखेंगे। वो भी इतना खींचतान की कोशिश किए होंगे अपनी पॉपुलरिटी के लिए, अपनी महानता के लिए, तब जाकर 32% लोग अमीर हुए हैं। उसी में शामिल कर लिए होंगे टोटली। आप जैसे कह दिए कि एक मोटरसाइकिल जो होगा वो अमीर होगा, तो आपके पास मोटरसाइकिल है, भले चल रही नहीं चल रही उससे मतलब नहीं है, पंचर खड़ी है हाँ शिवानी यादव अमीर इसमें आ गई 32%। कैसे अमीर हो गई? अरे उनके पास एक गाड़ी है, तो पता लगा वो गाड़ी उनके पापा की शादी में मिली है, खड़ी है 10 साल से ना। तो उसमें तो होता यही है कि उसमें उनको देखो मूलभूत आवश्यकताओं से मतलब नहीं। अभी अगर हम लोग बहुत गरीब की बात करें तो अभी हम लोगों ने गरीबी को देखा ही नहीं। ऐसे गरीब मतलब अभी आप जाओ इधर झांसी की तरफ चले जाओ, MP की तरफ चले जाओ, आपको ये लगेगा उन लोगों को देख करके कि ये लोग जी क्यों रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं। मतलब दिन रात मतलब मजदूर तरह खटते हैं और शाम को खाना खा के सो जाते हैं, फिर सुबह वही काम करते हैं, फिर सो जाते हैं। क्या मतलब मुझे नहीं पता। अगर उनसे आप कहेंगे चलो ऊटी टहलना चलना है, शिमला जाना है, तो जाएंगे वो। तो मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मतलब जिंदा क्यों किस लिए है। बस ये मजदूरी करके और फिर भर के सो जाना, फिर काम करना, फिर सो जाना। हमारा आपका क्या कंडीशन चलता है? अभी यहाँ से तुम जाओगे, सोचते हुए जाओगे, अच्छा मैगी खा के इतना दिन हो गया, अच्छा चलो अभी मंगाते हैं मैगी खाना है, आज शाम को ये खाना है, शादी पड़ी है, 3 वाला कपड़ा पहनना है वहाँ। मैं सही बता रहा हूँ, ये सब चीज़ों के लिए उनके पास सोचने का ना तो टाइम है ना तो पैसा है। इतना अगर आप सोचते हैं, हर दूसरे दिन मैगी खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं, शादी में कपड़ा रिपीट नहीं करते हैं, तो आप किस पे आएंगे? तो आप जबरदस्ती इसमें मत जाइए, आप जबरदस्ती इसमें मत जाइए। आप कहाँ हैं? आप यहाँ हैं। हमारी सारी इच्छा पूरा हो रही है, उसका मतलब हम 32% हैं। अभी बहुत मतलब मैं देखा हूँ, हम भी पूरा नहीं देखे हैं, लेकिन वाकई में जो गरीब है उनको लगता है कि नहीं गरीबी बहुत खराब चीज़ होती है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक छोटा लड़का था, बिल्कुल वही गरीब तबका का था, और 2-4 लड़के थे, तो उसकी ये जो बनियान थी फटी थी, पूरा उसका पेड़ दिख रहा था। तो पहले इधर चारों तरफ ऐसे देखा, फिर जो फटा था उसको उठा एक जगह तो कैसे हाथ देखिए। अभी मैं कल ही देखा हूँ, आप देखो, अगर उस वीडियो को आप देखिए तो देखिए होता क्या है कि जैसे चीज़ें जो जगह जगह पे बड़ी मार्मिक हो जाती हैं। जैसे आप सोचिए उस छोटे बच्चे की मतलब सोच आप देखिए, उसको ये लगा होगा कि बड़े बच्चे ठीक ठाक हैं तो हमें कोई गरीब ना कहे, इसलिए वो उठा के ढक के ऐसे हाथ लगा दिया, लेकिन कपड़ा उससे क्या था फटा था। तो बहुत ये गरीबी वाकई में कि आपको कहा जाता है कि मानसिक रूप से भी कमजोर कर देती है और आर्थिक रूप से तो आप कमजोर रहते हैं। और जब आप मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे तो कभी भी आप आर्थिक रूप से मजबूत हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया कि हमारे आपके पास इतनी फुर्सत है कि हम जब यहाँ से जाएंगे तो हम सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है, हम सोच सकते हैं कि हमें क्या पहन के जाना चाहिए, इतना तो आप सोच सकते हैं। हो सकता है कि 4 चीज़ आप सोचें तो चारों ना मिले, लेकिन एक तो मिल ही जाएगा। वहाँ सोचिए, वहाँ तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें इस मजदूरी के अलावा में कहीं कर जाना है। मजदूरी करना है, शाम को खाना है, अपना बच्चे हैं जो भी है, फिर सो जाना, सुबह उठना, फिर काम करना है। तो हम लोग अभी नहीं जाएंगे ना।
तो ये चीज़ें हैं। और वहाँ बस सिर्फ पेट पालना जैसे पहले था, अब इसको आप चाहे गरीबी कह लीजिए चाहे अमीरी कह लीजिए, लेकिन जब मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे, इसलिए जब शिक्षा के द्वारा किसी को जागरूक किया जाता है तो उस व्यक्ति को मानसिक रूप से हम लोग मजबूत करते हैं। हम आप लोग इधर उधर की बात ज़्यादा क्यों पढ़ाते हैं? किताब की चीज़ तो पढ़ाते ही हैं, बगल की चीज़ इसलिए बताते हैं कि किताबी ज्ञान से ही शिक्षा पूरी नहीं होती है। जब तक आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, अपने आसपास से ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपका जो दिमाग है या बुद्धि है मजबूत नहीं, मतलब आप खुद सेल्फ डिपेंड के लिए कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। जब आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो कोई उससे नहीं देगा, आपके अंदर हमेशा डर रहेगा। जैसे अभी अगर हम आपको डांट के रखें, हड़का के रखें, नहीं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, गलत पढ़ाऊंगा सही पूछना नहीं कोई से, तो आप हमसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे, डरते रहेंगे। हम जो पढ़ा देंगे आप चले जाएंगे, तो ना तो आप खुश होकर पढ़ पाएंगे और ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या है। लेकिन यहाँ हम बिल्कुल फुल माहौल आपको बना देते हैं, जो मन करे वो आप खुश हो, बिल्कुल जैसे आना हो वैसे आओ, मोबाइल पर जो खाली बतिया भी लो, जो भी है कोई नो टेंशन, ये सब के लिए। लेकिन इतना करने के बाद तब जब आप खुल के पढ़ेंगे हमारे साथ, खुल के हमारा आपका इंटरेक्शन होगा, जो चीज़ हम आपको बताएंगे या जो चीज़ हमसे आप पूछेंगे, जब हमारा खुल के इंटरेक्शन होगा, अंतःक्रिया होगी, तब जाके आप हमारी बात को अच्छे से समझेंगे। तो हम क्या है मानसिक रूप से नहीं उभर पा रहे हैं तो आर्थिक रूप की बात ही नहीं है। अगर वो मानसिक रूप से उभर जाए, जैसे अगर उसी गरीबी में से एक लड़का अगर निकल के स्कूल पर पढ़ाई करना चालू करते हैं, प्राइमरी पढ़े, जूनियर पढ़े, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तक पढ़ ले, तो जाहिर सी बात वो अपने माँ बाप से तीन हो जाएगा। जब इंटरमीडिएट कर लेगा तो जो उसके बाद माँ बाप 200-300 की दिहाड़ी नौकरी कर रहे हैं, वो अगर किसी प्राइवेट में नौकरी करेगा तो 10,000-15,000 रुपये कमाएगा, आराम से पाएगा, तो वो मानसिक रूप से ठीक हुआ। जब मानसिक रूप से ठीक हुआ उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। अब उसके जो बच्चे होंगे या उसकी जो पत्नी आएगी वो उसके बराबर होंगी, उसके बच्चे थोड़ा उससे आगे आएंगे, वो प्राइवेट में 20,000 नौकरी कर रहा है, उसका बच्चा 50,000 करेगा, हो सकता है सरकारी नौकरी पा जाए। पीढ़ी बदल गई नहीं बदल गई, लेकिन मानसिक रूप से उठना बहुत जरूरी है। आइए देखिए, अभी शुरू नहीं हुआ है। वायुमंडल के किसी विशेष अंश में, वायुमंडल के किसी विशेष अंश में एक विशेष प्रकार की नमी उपस्थित होती है, नमी उपस्थित होती है। इसी नमी को आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। इस आर्द्रता को हम दो तरीके से नापते हैं या माप सकते हैं। नंबर 1 निरपेक्ष या वास्तविक आर्द्रता। नंबर 1 निरपेक्ष या वास्तविक आर्द्रता। इसमें लिखिए
निश्चित आयु वाली निश्चित आयतन वाली वायु में निश्चित आयतन वाली वायु में किसी निश्चित तापमान पर जितनी नमी पाई जाती है वही वास्तविक या निरपेक्ष आर्द्रता है। जैसे अगर 40 डिग्री तापमान पर 5 ग्रेन इकाई आर्द्रता है तो यही 5 ग्रेन निरपेक्ष या वास्तविक आर्द्रता मानी जाती है। यही 5 ग्रेन निरपेक्ष या वास्तविक आर्द्रता मानी जाती है। समझ आया? देखिए ये कह रहा है कि जब हम किसी भी तापमान में एक जगह पूरे वायुमंडल में हम जब बात करेंगे तो उसमें कितनी आर्द्रता है, इसमें ये बात हम नहीं कर रहे हैं कि इलाहाबाद के वायु में इतना है और यहाँ इतना है। हम क्या कर रहे हैं, उस वायुमंडल उस वायु के आयतन में कितनी आर्द्रता है वही इसकी निरपेक्ष और वास्तविक है। अभी हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं। हमने क्या बताया, ये जो शब्द है सापेक्ष में क्या होगा, किसी की तुलना की बात करेंगे। इसके सापेक्ष यहाँ पर आर्द्रता कम है या ज़्यादा है। जब हम निरपेक्ष की बात करेंगे तो बात वही हो जाएगी कि सिर्फ हम आर्द्रता की बात करेंगे, कितनी आर्द्रता है किसी के अपेक्षा से नहीं बात कर रहे हैं कि अगर वहाँ 7% है तो यहाँ 5% है। बस वायुमंडल में अगर 40 डिग्री का तापमान है तो हम माप लेंगे कि आर्द्रता कितनी है, 5 ग्रेन की है। तो क्या मानेंगे कि 5 ग्रेन या इकाई की आर्द्रता इस वायुमंडल में है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक एवं निरपेक्ष। अभी जब सापेक्ष और वास्तविक निरपेक्ष और अभी जब आप सापेक्ष पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, मतलब कि इसमें किसी से तुलना नहीं की। आप व्यवहारिक शब्दों समझो, इसमें निरपेक्ष और वास्तविक में किसी से तुलना नहीं की जा रही है। आगे देखिए, यदि यह आर्द्रता अतिरिक्त नमी प्राप्ति के कारण या अधिक ताप वृद्धि के कारण क्या हो सकता है, कारण बढ़ जाती है, बढ़कर
5 से 6 ग्रेड हो जाती है, 5 से 6 ग्रेड हो जाती है। तो यह 6 ग्रेड की आर्द्रता, तो यह है 6 ग्रेड की आर्द्रता। मानी जाएगी। अर्थात यह आर्द्रता स्थिर नहीं रहती, बल्कि निश्चित समय के आधार पर बदलती रहती है। मतलब समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि अगर हम सुबह 8 बजे, 12 बजे और शाम को 5 बजे, दोपहर, सुबह, शाम, ठीक, ये 3 टाइम अगर हम वायु की आर्द्रता को नापेंगे, तीनों टाइम में क्या हो अलग अलग होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हम नाप लिया वही माना जाएगा, क्योंकि यह ताप वृद्धि के साथ साथ या और किसी कारण के साथ साथ यह इसकी आर्द्रता में कमी या अधिकता होती रहती है। तो सुबह हम देखेंगे तो आर्द्रता क्या रहती है, कम रहेगी, मौसम बहुत ठंडा रहता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उसी तरीके से हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है बढ़ती चली जाती है, मतलब आर्द्रता। तो अगर हवा नहीं चलती तो हमें क्या होता है, हवा नहीं चलेगी तो गर्मी की वजह से पसीना होगा, हमारा जब शरीर पसीने से भीगता है तो जो शरीर का तापक्रम है जिसको कि मेंटेन रखना जरूरी होता है, वो फिर क्या होने लगता है, 20 होने लगता है। तो हमें फिर क्या उमस होती है, बेचैनी होती है, हमारा शरीर क्या करता है, चिपचिपाने लगता है। तो गर्मी में अब तक जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी ही आर्द्रता भी बढ़ती चली जाती है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि हम वायुमंडल की आर्द्रता को समय के साथ मापते हैं, और हो सकता है कि सुबह हम मापते हो तो कुछ हो और बाद में ताप वृद्धि के कारण या और किसी के कारण हो सकता है आर्द्रता बढ़ जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। तो जब जो हम माप के रखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष या वास्तविक आर्द्रता। अभी हम लोग सापेक्ष नहीं आए हैं, अभी ये निरपेक्ष, मतलब कि वायुमंडल में आर्द्रता हम लोग दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार माप सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ का तापमान कितना कैसे बदल रहा है। नहीं, जैसे शीतकाल में हम लोग देखते हैं कि दिन के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन अभी में आप देखिए शुरू में अभी 4 बजे 5 बजे हम लोग को या तो फैन बंद करना पड़ता है या तो एक ठीक ठाक कपड़ा ओढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी दोपहर में 4-3 बजे, अभी तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया, 4 दिन पहले भयंकर गर्मी पड़ रही थी। तो तापांतर इस सब रहता है, इसे क्या कहा जाता है, तापांतर। इस 3 महीने में तापांतर बहुत अधिक होता है। तापांतर वो होता है अधिक तापमान और कम तापमान। जैसे मान लीजिए अभी के 5 दिन पहले अगर हम बात करें, अगर दोपहर में 3 बजे का तापमान कितना हो रहा है, 30, और अभी भोर का जो तापमान कितना रहता है, मान लीजिए 10, कितना हो जाता है, 20। गर्मी अगर हम ठंडी की बात करें तो भोर में रहता है 10 और 3 बजे 4 बजे कितना रहता है, 20। कितना होगा तापमान किसका अधिक होगा, इस मौसम का, गर्मी वाले मौसम का। तो कुल मिलाकर के ठंडी के में और बरसात में ह्यूमिडिटी थोड़ा चेंज होती रहती है, क्योंकि उसमें बड़ी वो नक्षत्र चलती है बरसात वाली। एक तो वो चलेगी जो पानी बरसता रहता है, वो मौसम सुहाना रहेगा। एक आएगी पता नहीं, एक तो हथिया चलती है,
चिड़ैया चलती है, उड़ उड़ के बरस से चली जाएगी, ऊपर उड़ के बरस से चलेगी, नीचे भयंकर गर्मी, जैसे वो बरस से चलेगी सूर्य का तापमान आएगा, थोड़ी सी धरती में नमी रहती है, वो भयंकर जैसे आग का गोला जब निकलता है, जब बढ़िया तापमान रहता है, थोड़ा सा पानी गिरता है तो कैसी गर्मी लगती है, जैसे लगता है भाप का पाइप निकल रहा है, तो बड़ी उमस वाली गर्मी होती है। कारण क्या है, ऊपर बादल छाया हुआ है, क्योंकि वो चिड़ैया फिर आएगी जाएगी, तो बादल में उड़ता नहीं है, उस बादल में उड़ उड़ के बारिश होती है। उड़ उड़ के मतलब बादल नहीं हटेगा, एक वर्षा हुआ होती है, बादल आया और पानी बरसा, पानी भी चला गया, बादल भी चला गया, मौसम साफ सुहाना एकदम बढ़िया, हम लोग प्रफुल्लित से जाते हैं। एक वो होती है जिसको नक्षत्र कई होती हैं, बादल बना रहेगा, उड़ के बरसेगी चली जाएगी, फिर उड़ के बादल बना है, अब वो जो बरसता है पानी, तो जमीन हमारी गर्म है, टेम्परेचर जैसे पानी गिरेगा तो क्या निकलता है, भाप निकलता है, भाप निकल रहा है, ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, क्यों, क्योंकि अभी वो चिड़ैया वाला जो आसमान है वो ऊपर खड़ा है, तो हम लोग क्या होते हैं बिल्कुल उमस बेचैनी, मतलब इतना ज़्यादा महसूस क्यों नहीं आता जब उस समय जून जुलाई अगस्त के आसपास होता है। तो लेकिन जब हम लोग अक्टूबर से जनवरी तक भी जाते हैं तो वहाँ के आर्द्रता में हम देखेंगे बहुत चेंजिंग नहीं आती है, क्यों, क्योंकि दिन का जो तापमान होता है या तापांतर जिसको हम लोग कहते हैं उससे बहुत चेंजिंग नहीं आती है। देखिए यहाँ पर 10 एकदम आपको ऐसे उदाहरण बता दिया। अभी अगर अधिकतम की बात करें, मई का तापमान कितना हो जाता है 45, और अगर सुबह हम देखें कितना रहता है 15 मान लीजिए या 20 मान लीजिए, बोल कितना होगा 30 का होगा। और अगर हम लोग जनवरी की बात करें तो जनवरी का जो टेम्परेचर होगा बहुत ऊंचे रहता है, दिन में 15, और सुबह कितना हो जाएगा, ये 30 साल तक दे रहा है, 10 साल तक दे रहा है, तो तापांतर किसका जाता है, गर्मी का महीने का। तो जब तापांतर ज़्यादा होता है, मतलब ताप में अंतर जहाँ ज़्यादा होता है, जिस समय में उस समय में आर्द्रता की मात्रा में भी परिवर्तन ज़्यादा होता है, और जिस मौसम में तापांतर कम होता है, मतलब कि तापमान में अंतर कम मिलता है, वहाँ पर आर्द्रता में बहुत चेंजिंग नहीं आती है। जैसे मान लीजिए जनवरी में अगर आप देखेंगे तो आर्द्रता कितनी आएगी 3, 5 अगर आएंगे 3.1, यही आएगा मोटी बोला, यहाँ 10, यहाँ 4 या 3, कितना आ गया 6 करता है, यहाँ 0.8 होता है, आया ना। तो कुल मिला के मैं आपको इसलिए बारे में बता रहा हूँ कि जब गर्मी के महीने में या गर्मी में जब तापमान हमारे यहाँ ज़्यादा होता है तो आर्द्रता की मात्रा भी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे तापांतर बदलता है, मतलब ताप का अंतर, इसको हम लोग क्या कहते हैं तापांतर, अधिक तापमान और कम तापमान के बीच का जो अंतर होता है उसे कहा जाता है तापांतर। तो ये जो तीनों टाइम में गर्मी में मापी जाती है, वो अभी इस समय का मामला अगर है तो हो सकता है सुबह में 3 हो, दोपहर में 5 हो जाएगा, और शाम को 7 हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन अगर इसी को दिसंबर में लेके चले जाए तो पता लगता है यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ 3.1 रहेगा, यहाँ 3 इतना ही तो रहेगा या थोड़ा सा बताएगा। तो ये होता है निरपेक्ष या वास्तविक। अगले हेडिंग सापेक्षिक आर्द्रता। इस टॉपिक में टाइम लगेगा, लेकिन समझ आ रहा है कि आपको ये होता है। अगर न समझ में आ रहा हो तो मैं दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे इसको। स्वाति टाइम, मैं इसीलिए इसमें टाइम दे चल रहा हूँ, क्योंकि ये लिखने वाली चीज़ कम है, समझने वाली चीज़ है। अगर एक बार दिमाग में आपको आ गया तो देखो आप कहीं भी लिखोगे, आप ये हमारी भाषा नहीं लिखेंगे, तो मैं किताब में लिखा रहा हूँ, इसका एक स्रोत आप भले पकड़ेंगे, लेकिन चीज़ों को 2 लाइन के बाद आप अपनी भाषा में आ जाएंगे। तो जब आप समझे रहेंगे तो भाषा चाहे जो चीज़ आप नहीं लिखेंगे। इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझा चाहता हूँ। जिसको समझ ना आए या कम समझ में आए खुल के दोबारा पूछ लीजिए। ठीक,
यह प्रतिशत में व्यक्त की जाने वाली आर्द्रता है। अर्थात 40 डिग्री तापमान में सापेक्षिक आर्द्रता को किताबों में देखो 40 डिग्री तापमान में सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रतिशत को ही सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसका एक सूत्र है, निरपेक्ष आर्द्रता बटे अधिकतम आर्द्रता गुणे 100। इस सूत्र को याद रखना, अभी कोई पूछना है। देखिए, अब आपको एक मोटी मोटा चीज बता दे रहे हैं कि निरपेक्ष और सापेक्ष को अगर हम लोग बिल्कुल एक शब्द में व्यक्त करना चाहें कि जो निरपेक्ष होता है वह अंकों पर प्रदर्शित किया जाता है और जो सापेक्ष होता है प्रतिशत में किया जाता है। अब जैसे ऐसे आप समझिए, अगर हम 5 ग्रेड बताते, 6 ग्रेड बताते, इसमें आप कहीं कुछ लग रहा है कम ज़्यादा की बात हो रही है, ये क्या है, बिल्कुल इकलौता 6 का मतलब 6। लेकिन अगर हम लिखते हैं 10%, इसका मतलब आगे दे रहा है कि 90 और है। 10% मतलब क्या होगा कि 90 और है। प्रतिशत कितने का होता है, 100 का। अच्छा कितने का होता है, 6 ही तो होता है। इसके साथ और जुड़ा है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा है, प्रतिशत के साथ क्या जुड़ा है, 100। तो अगर हम 10 करें, 20 करें, 30 करें, इसका मतलब किसकी बात करना है, 100 के अपेक्षा 100 के सापेक्ष कितना 10, 100 के सापेक्ष कितना 20, 100 के सापेक्ष कितना 30। और इसको कहा जाएंगे, इसका कोई है, कोई मानना नहीं है। ये माई भी है अपना, बाप भी है, लड़का लड़की सब अपना ही है। इसकी तुलना हम किसी से नहीं करेंगे, लेकिन इसकी तुलना हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो क्या हुआ, सापेक्ष हुआ ना, 100 के सापेक्ष 10, 100 के सापेक्ष 20। और जो निरपेक्ष और वास्तविक होता है वह सिर्फ अंकों में होता है, उससे किसी का रिलेशन नहीं होती। ये आप मोटी रूप से समझो। और इसका एक सूत्र होता है, बस इतना आगे याद रख लेना। कभी कभी पूछ सकता है, लिखने के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव दे देगा, तो चाहेगा तो दे देगा कि सापेक्षिक आर्द्रता का कौन सा सूत्र सही है। इस तरह सवाल पूछेगा, दे देगा सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष बटे अधिकतम गुणे 100। बस टॉपिक में एक 2-3 लाइन और है, आगे बढ़ सकते हो।
मतलब लगाओ, एक हेडिंग लिख दो मोटी सी, 2 ही लाइन लिखवाना है। वायु के गर्म होने का परिणाम, वायु के गर्म होने का परिणाम। पंचमहाभूत क्या होता है? पंचमहाभूत क्या होता है? जल, वायु, अग्नि और इसी को 5 मिला के है। अच्छा ठीक है, लिखो, बता दो, लिखो पहले। पंचमहाभूत लिखो। वायु पंचमहाभूतों में से एक है, वायु पंचमहाभूतों में से एक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो सब। नहीं जरूरी है ये सब चीजें, हाँ पता था तो नहीं, हमें नहीं पता, बताना चाहिए। अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे लग, चलो मुझे नहीं आता रहा था, एक आध का नाम नहीं आता रहा था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। देखा, तुमको पता था? तुमको पता था? मैं ही एक नाम बोलना, एक काम कर सकते तुम पढ़ाओ नहीं, एक दिन तुम लोग हम थोड़ा इसको सिलेबस कवर हो जाए तो एक एक दिन तुम लोग पढ़ाओगे, हम बैठे चाहे जो पढ़ाना। चलो लिखो शुरू, क्या लिखी हो? वायु, हाँ वस्तुतः वायु गैसों का मिश्रण है, वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें अनेक प्रकार की गैसें, अनेक प्रकार की गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नियान, रेयान, हीलियम, हियान, नियान इत्यादि शामिल हैं। वायु जब गर्म होती है, वायु जब गर्म होती है तो ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर
नामक यंत्र से हाइग्रोमीटर, हाइग्रो ऐसे हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है और यह प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अगर हम लोग